जय हिंद। कौन कहते हैं जनाब केवल लड़कियां ही घर छोड़ा करती है? कौन कहते हैं जनाब केवल लड़कियां ही घर छोड़ा करती है? लड़के भी घर छोड़ते हैं जिन्हें हम फौजी कहा करते हैं। आप सभी भविष्य के सैनिकों का स्वागत है जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं 16 अक्टूबर को जो आर्मी की एग्जाम हुई थी, भारत के लगभग सभी सेंटरों पे जो एग्जाम हुई थी, उसके मैं ओरिजिनल पेपर का जितने भी जीके जीएस के प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है, सभी प्रश्न मैं इसी वीडियो में महा मैराथन के रूप में लेकर आया हूं और बिल्कुल 100% सटीक है। एक भी प्रश्न आपको इधर उधर से नहीं लाया गया है। जितने भी बच्चे एग्जाम दिए थे, जो हमारे संपर्क में थे, कुछ हमें फोन करके बताया, बाकी हमने सबसे पूछा। हम दानापुर सेंटर जाके मिले भी थे बच्चों से, उन्होंने बताया कि सर ये सब प्रश्न आपको इस एग्जाम में आया हुआ था, इस एग्जाम में पेपर नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? पेपर नहीं दिया गया है। तो बच्चों के स्मृति के आधार पर जो है इस महा मैराथन क्लास को क्या किया गया है, नोट्स को तैयार किया गया है। और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, जिसपे आर्मी की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। अभी जीडी के, ट्रेडमैन के, टेक्निकल के और नर्सिंग के भी बैच बहुत जल्द आपको जो है सो शुरू करवाए जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक शायरी है कि जिल्लतों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जिल्लतों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, पीछा किसी का कभी हम किया नहीं करते। अरे उन्हें मोहब्बत है तो हमसे आके कहो, उन्हें मोहब्बत है तो हमसे आके कहो, हम भी पीछा किया किसी का नहीं करते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सबों को बता दूं कि आर्मी में फ्री क्लास करने के लिए जुनून एकेडमी के जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को आप मोबाइल में डाउनलोड करें, उस पर रजिस्ट्रेशन करें, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालें, अपना नाम डालें। और लगभग अभी उसमें 100 से अधिक पीडीएफ आपको दिए हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको 1000 वन लाइनर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 15 से 20 मॉडल सेट के पीडीएफ होंगे उसमें, और भी बहुत सारे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब पढ़ाई फ्री में हो रही है तो क्यों कहीं 600, 800, 2000 रुपए देने की जरूरत है? और रहना है मौज में, रहना है मौज में तो भर्ती हो जाइए फौज में। जुनून एकेडमी समस्तीपुर, मोबाइल नंबर 7004483152। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या कोई जानकारी आपके पास है तो आप उसको दे सकते हैं। तो ये लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप जो है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप लोग की, हमारी मेहनत और आप लोग के साथ से 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं, जो कि हमें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन मिल चुका है। क्या मिल चुका है? सिल्वर बटन मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरह का सहयोग और प्यार बनाए रखें ताकि हम और भी आगे बढ़े और आपके लिए जहां तक हो हम आपका साथ देते रहे। और अगर आप आर्मी का दौर और मेडिकल पास है और ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं जुनून एकेडमी में, तो आकर पढ़ सकते हैं। मेरिट बनने के बाद ही फी लिया जाएगा, आप याद रखिएगा, मेरिट बनने के बाद ही फी लिया जाएगा। और ये वीडियो खासकर 13 नवंबर को जो एग्जाम हो रहा है, उन बच्चों को मार्गदर्शन के लिए बनाया गया कि इसी टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो शुरू करें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम होती है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका? आप जवाब दीजिए। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? क्या हो जाएगा? अगर आपने बी नंबर उत्तर लगाया है तो बिल्कुल सही है। गवर्नर बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी
35 वर्ष ही चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष ही चाहिए। कितना? 35 ईयर। अगर बात करें 25 वर्ष, तो 25 वर्ष होता है विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए भी चाहिए। क्लियर? अगर बात करें 30 वर्ष का, 30 वर्ष का, तो 30 वर्ष होता है राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष चाहिए। क्लियर हो चुका है। और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो पूरे क्वेश्चन हम डिटेल के साथ चलेंगे ताकि इस टॉपिक से अब जो भी एग्जाम होंगे इसमें से लगभग प्रश्न आपको इसी टॉपिक से आएंगे, तो हम एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्लियर हो चुका है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक जरूर करना। 2 नंबर, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये 10 से ज्यादा बार, 10 प्लस जो है आपको आर्मी के एग्जाम में आ चुका है कि भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन: बेगम हजरत महल, रुकैया बेगम, रजिया सुल्ताना, या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? बेगम हजरत महल, रुकैया बेगम, रजिया सुल्ताना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपको रजिया सुल्ताना, जो 4 वर्ष के लिए बनी थी। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए बनी। और यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। भारत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला जो थी वो रजिया सुल्ताना थी। 4 वर्ष के लिए बनी। इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसकी शादी अल्तुनिया से होता है। अल्तुनिया किससे होता है? अल्तुनिया से होता है। बात अगर हम करें अब कि बेगम हजरत महल का क्या नाम लिया गया यहां पे, तो यह 1857 में लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व की थी। ठीक है, याद रखेंगे। रुकैया बेगम की अगर बात करें तो यह जो है अकबर की बेगम थी। अकबर की क्या थी? बेगम थी। बेगम। क्लियर हो चुका है। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है, अभी तक किसी यूट्यूबर ने इसको नहीं दिखाया है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको आया हुआ था कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या टाइटेनियम को रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका? जवाब दीजिए। तो टाइटेनियम को जो है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं हम। क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु। क्यों? क्योंकि सेना का साजो सामान इससे तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद वायुयान तैयार होता है। क्या होता है? तैयार होता है। रसायनों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, चौथे प्रश्न की ओर चलिए। कहता है चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? क्या कहता है कि चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? ऑप्शन: गोरखपुर, बलिया, भागलपुर और कुशीनगर। गोरखपुर, बलिया, भागलपुर या कुशीनगर। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आजादी के समय का यह घटना है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको। इसका उत्तर होगा गोरखपुर।
क्या होगा? गोरखपुर के समीप 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन था, जिसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। क्या किया? उग्र होकर के जिंदा जला दिया, ठीक है। और उस समय जो है एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। और महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। इस इतनी बड़ी घटना को देख करके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। क्या किया? वापस ले लिया। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 5 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। किस कारण से वापस लिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उसके लिए वापस लिया। कितने पुलिसकर्मी जिंदा जले? 22 पुलिसकर्मी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है, चौरी और चौरा। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 5 नंबर प्रश्न कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान या भारत। अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान या भारत। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा और लिखित संविधान की बात करें तो हो जाएगा भारत का। किसका? भारत का। सबसे छोटा संविधान की बात करें, सबसे छोटा तो अमेरिका का। और इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, अलिखित है। क्या है? अलिखित है। पूछेगा किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। क्लियर हो चुका है 5 प्रश्न। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, क्योंकि सभी के ऑप्शन मिलाना संभव नहीं था, क्योंकि बच्चों को इतने ऑप्शन याद थे नहीं, जो क्लियर बात है। इसलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके लिए डायरेक्ट हिट का काम करेंगे और सबके उत्तर हम बिल्कुल सही बताएंगे आपको। एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह प्रश्न आया था, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576, डेट याद रखेंगे 1576। कितना? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, हाथी का पूछता है राम प्रसाद, और घोड़े का नाम था चेतक। याद रखेंगे, हाथी और घोड़े दोनों का नाम आपको याद रखना है। हाथी और घोड़े दोनों का नाम क्या करना है? आपको याद रखना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें हाथी का नाम राम प्रसाद था और घोड़े का नाम चेतक था। क्लियर हो चुका है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा है, तो वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब वित्त आयोग के बारे में पूछ दिया है, तो अब अगला एग्जाम में तो ये भी हो सकता है ना कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग जो है उसके बारे में बताते हैं, वाई बी रेड्डी। वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। और यह आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भूतपूर्व गवर्नर है। बात करें मुख्यालय की तो दिल्ली में है। कहां है?
दिल्ली में है। बात करें स्थापना की, इसकी क्या करें बात, स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था इसका, इसका स्थापना 22 नवंबर 1951 को। और बात करें प्रथम अध्यक्ष की तो के सी नियोगी, क्या नाम था, के सी नियोगी, क्या नाम था, के सी नियोगी। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम वाईवी रेड्डी, आरबीआई के गवर्नर, मुख्यालय दिल्ली में, स्थापना 22 नवंबर 1951 को, प्रथम अध्यक्ष के सी नियोगी। क्लियर हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, जीएस का प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr, क्या होता है, AgBr। क्लियर हो चुका है, AgBr। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 9 नंबर, मशरूम क्या है। यह प्रश्न भी इस बार आया हुआ था कि मशरूम क्या है। तो नॉर्मली तो हम लोग तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते भैया एक जो है मशरूम 2 प्याजा दे दीजिए। तो इसके बारे में ऑप्शन में था कवक या फफूंदी भी हो सकता है, कवक या फफूंदी। ठीक है, कवक या फफूंदी। मशरूम क्या है, कवक या फफूंदी। और इसका खाने योग्य भाग के बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा, जो आपके लिए HW होगा कि मशरूम का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, मशरूम का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो सबसे पहले मैं उत्तर आपको बता दूं इसका क्या होगा, फिर थोड़ा डिटेल चलेंगे। आरती साहा, आरती साहा। ठीक है, आरती साहा। अब देखिए इंग्लिश चैनल जो है वो आपको अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, अटलांटिक महासागर की शाखा है। क्या है, अटलांटिक महासागर की क्या है, एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी सागर से अलग करती है। जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी सागर से अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है। और पूछेगा कि आरती साहा ने कब जो है यह बड़ा काम किया था, तो किया था 27 सितंबर 1959 को। 27 सितंबर 1959 को। कितना को, 59 को। और कितना, 42 मील, 42 मील। कितना, 42 मील की दूरी, मतलब 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, मतलब 1600 मीटर होता है। आप दौड़ के जो आए हैं तो 42 मील। और इसको 16 घंटा 20 मिनट, 16 घंटा 20 मिनट में तैरकर इस इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है। और अगर प्रथम भारतीय की बात करें, प्रथम भारतीय की बात करें तो हो जाएगी कौन, हो जाएगा कौन, मिहिर सेन। मिहिर सेन 1958 में, 1958 में 27 सितंबर 1958, 27 सितंबर 1958 में। क्लियर हो चुका है। तो आपने देखा कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो थी वह श्रीमती आरती साहा। ये 29 सितंबर हो जाएगा दोस्तों, 29 सितंबर। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है 11 नंबर की, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मिस्र को या इजिप्ट को नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महादेश में, कहा है? अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है। कहा है? विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है। और अगर बात करें तो भूमध्य सागर में यह गिरती है। क्या करती है? गिरती है। ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें किसकी, तो 6650 किलोमीटर 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। इसको मिस्र या इजिप्ट में इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। और अफ्रीका महादेश के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में यह जाकर के गिर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है? बच्चा देखो, इसका ऑप्शन नहीं बताया गया है बच्चों के द्वारा। ठीक है। तो वायु प्रदूषण के बहुत से कारण हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण के जो कारण हो सकते हैं वो कल कारखाने हो सकते हैं, रासायनिक उपयोग हो सकते हैं, घरेलू ईंधन भी हो सकते हैं। तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से बना लेंगे। ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा बन जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। चलिए 13 नंबर है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? कि मधुमक्खी के पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा? एपी, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। क्लियर है? आगे चलिए, ये प्रश्न जो है सो ये भी आया हुआ था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो हो जाएगा इसका क्या? औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वह इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, तीनों एक ही देश का नाम है। हुई और कब हुई? तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है। 14वां प्रश्न कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, तीनों एक ही देश का नाम है और 18वीं शताब्दी में हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 15वां की मगध की राजधानी कहां थी? मगध के बारे में पूछा। 16 महाजनपदों में से एक था, या 16 महाजनपदों में से एक था जो मगध। और मगध की जो राजधानी थी, ऐसे देखा जाए तो राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्रा तीनों थी। ठीक है। आपको ऑप्शन में गिरिब्रज दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? गिरिब्रज दिया हुआ था। ठीक है। मगध का जो है सबसे पहला वंश का अगर बात करें तो हर्यक वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? किसने की? तो बिंबिसार ने की। ठीक है। और हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक जो था कौन था? नागदशक था। जिसकी हत्या किसने की? तो बता सकते हैं? खोज के रखिएगा आप लोग। HW दे रहा हूं, HW दे रहा हूं। ठीक है। और इसके बाद जो वंश आया शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था
नंदवंश, नंदवंश का जो पहला शासक था महापद्म नंद, ठीक है। और नंदवंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली सब एक ही है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, बिंदुसार, अशोक। ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का। बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत अंतर आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन होता है? सबसे कठोर धातु कौन होता है? तो सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा। क्या होगा? प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें अगर तो हो जाएगा हीरा। और सबसे कठोर तत्व की बात करें, तत्व की तो अभी तक जो है कार्बाइट। क्या होगा? कार्बाइट। कार्बन का ही अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का ही अपरूप है। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी आपको आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं। वो 16 अक्टूबर को एक प्रश्न भी इधर उधर से नहीं लाया गया है। सभी प्रश्न जो है भारतवर्ष में जितने जगह भी एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे सेंटर पर हमारे लड़के भी बैठे थे, उनसे पूछ करके, बातें करके, उनसे मिल करके ये सब प्रश्न इकट्ठा किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा समुद्र से नहीं सटा हुआ है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट आपके लिए है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं सटी हुई है। तो ऐसे राज्यों की संख्या है 9, ठीक है। उन 9 को अगर आप याद रखते हैं तो बाकी जो भी राज्य है वो समुद्र से नहीं सटे हुए हैं। तो ऐसे इसका उत्तर जो आपको ऑप्शन में था वो हरियाणा था, ठीक है। क्या था? हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो है समुद्र से नहीं सटा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं कौन कौन सटा हुआ है। तो पहला केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, पांचवा गोवा, छठा महाराष्ट्र, सातवां वेस्ट बंगाल, आठवां केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, और 9वां ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। तो ये 9 राज्य हैं जो आपको समुद्री सीमा से लगते हैं। कौन? ये 9 राज्य। इसके अलावा जो भी उत्तर में होगा वो सही हो जाएगा। तो हरियाणा जो है क्या बिल्कुल सही था। और 4 राज्य हैं, और 4 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है, जिसकी सीमा लगती है किससे? लगती है किससे? आपको समुद्र से। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश है, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 और राज्य है, बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कांचीपुरम किस नदी या कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? दोनों पूछ सकता है। क्या? दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में जो अभी क्लियर नहीं था कि क्वेश्चन क्या था, अभी उतना कंफर्म नहीं था, मैं सब बताऊंगा। कांचीपुरम जो है नदी के नाम से पूछा जाए अगर, नदी का तो वेगवती नदी किनारे बसा हुआ था, पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी। अगर पूछता कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध था तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। और कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से 15 मंदिर तो केवल इसी राज्य में कांचीपुरम में ही है, ठीक है। क्लियर? चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया का मतलब होता है जिसका दूर का नजर खराब हो जाए, दूर दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अवतल
लेंस का क्या करते हैं हम? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यह फोकस दूरी अधिक और नेत्र लेंस का छोटा हो जाने के कारण होता है। फोकस दूरी अधिक, नेत्र लेंस के छोटा होने के कारण बीमारी हो जाती है। दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या साफ दिखाई देती है। अवतल लेंस के उपयोग से इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर है कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? आपको उत्तर देखिए सभी लोग बता देंगे, लेकिन डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। डिटेल जानना है क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में कुछ टॉपिक तो इससे आने वाले ही हैं। और अपनी तैयारी को भी जांच लीजिए। तो माइक्रो जंगल बनाने का जो जरूरत पड़ा, क्यों? ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। ठीक है, कितना उत्पादन के लिए? ऑक्सीजन। और यह है रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का नारा है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 70 सरकारी भवनों के बीच में 70 सरकारी भवनों के बीच में 19 एकड़ में यह बनाया गया है माइक्रो जंगल, केवल ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब कहता है क्या 21 का बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है और इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बच्चे सब जानते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहां है। तो सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और माता लक्ष्मी का मंदिर है। मैं यहां गया हुआ हूं, हम यहां गए थे मंदिर में दर्शन करने। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। मदुरई लिख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, आगे सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? सर्व यूनिवर्सल रिसेप्टर। सर्वदाता होता है यूनिवर्सल डोनर। और आपसे जीएस का प्रश्न पूछा है कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर तो होता है ए बी पॉजिटिव। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता पूछता अगर तो ओ। क्या होता? ओ। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। और इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र की बात करें CaOCl2 और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है इसका? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछे हुआ था। अगला है कि झारखंड की राजधानी कहां स्थित है? झारखंड की राजधानी, देखिए झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची में स्थित है। कहां है? रांची में स्थित है। और झारखंड राज्य की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से 46% भूमि लेकर के अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? रांची। और कोयला उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान। एक और क्वेश्चन होता है जादूगोरा खदान, यूरेनियम का खदान है, कहां स्थित है? तो वो भी झारखंड में हो जाएगा। जादूगोरा कहां स्थित है? वो भी झारखंड में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर के सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। क्लियर है? चलिए
कहता है 26 का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण तो SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर हो गया? अम्ल वर्षा को तेजाबी बारिश भी बोलते हैं। क्लियर? आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 भारत पाक युद्ध के समय। किसने कहा जितने किसान का इस देश में हक है उतना ही जवान का, मतलब किसान और जवान दोनों सेम है। युद्ध के समय जरूरत पड़ी थी, लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। और इसी में एक लाइन जोड़ा गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वो जोड़ा गया था आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अब नया सुनने में आया है कि उसमें एक और लाइन जोड़ा गया 2019 में, वो भारत के वर्तमान ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारतीय सेना की पूरी व्यवस्थाओं का जो है सो बेड़ा गर्क करवा दिया। जहां तक कहा जाए तो जय अनुसंधान शोध, मतलब जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया। ठीक है, देखते हैं कब आता है। चलिए, कुवैत की राजधानी कहां है? कहता है कुवैत की राजधानी कहां है? तो कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी क्या है? कुवैत सिटी है। और कुवैत एक खाड़ी देश है। क्या है? खाड़ी देश है। कौन सा देश है? खाड़ी देश है। और यहां की मुद्रा की बात करें अगर तो वो है कुवैती दिनार। क्या है? कुवैती दिनार। कुवैत का मतलब ये होता है क्या? बताइए, सोच के बताइएगा। ठीक है, आगे, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी जो है वो जो बहती है आपको अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में बहती है। किस देश में बहती है? अमेरिका में, जिसकी लंबाई 3766 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3766 किलोमीटर। इटास्का झील से यह निकलती है। किस झील से? इटास्का झील से निकलती है। अमेरिका में यह नदी बहती है 6766 किलोमीटर। इटास्का झील से यह निकलती है। क्लियर है? आगे, तीस का जीएस है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आसान सा प्रश्न है कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी दे दे मिलीमीटर डेकामीटर सेंटीमीटर सब होता है तो मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सीसा का रासायनिक सूत्र से भी प्रश्न आप देख लेंगे। तो सीसा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो पीबी होता है। क्या होता है? पीबी होता है। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे है कि कोयला उत्पादन में प्रथम देश या राज्य, दोनों में से जो प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न था। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर देश था, कुछ बच्चे कह रहे हैं राज्य था, तो हम दोनों बताते हैं। कोयला उत्पादन में अगर देश की बात करें हो जाएगा क्या? चीन। और राज्य की बात करें भारत में तो हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। कोयला उत्पादन में पहला देश चीन है। और दूसरा अगर पूछे
अमेरिका। दूसरा क्या पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई की तैयारी करवाई जाती है। कुछ दिनों के बाद हमारा सेटअप स्टूडियो बनने का काम शुरू हो चुका है। तो जैसे ही स्टूडियो बन जाएगा फिर आपको लाइव क्लास भी आने लगेंगे और भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, चलिए बात करें उबेर कप का संबंध किस खेल से है। खेल से भी संबंधित प्रश्न आ गया। क्या आ गया? खेल से भी संबंधित प्रश्न। तो उबेर कप को महिलाओं का, देखिए मूल रूप से यह बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से तो है, लेकिन महिलाओं का बैडमिंटन खेल इसमें अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और 1957 से यह कब शुरू हुआ? कौन सा? 1957 से। यह 3-3 साल पर खेल होता था। कितना साल पर? 3-3 साल पर। लेकिन 1984 के बाद 2-2 वर्ष पर यह टूर्नामेंट होने लगा। तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगर पुरुषों का बैडमिंटन और महिलाओं का बैडमिंटन ऐसे लिखे तो फिर महिलाओं का बैडमिंटन होगा। 1957 से यह 3-3 वर्षों पर होता था और 84 के बाद यह 2-2 वर्ष पर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे आपका राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यह राइनो या एक सिंह वाला गेंडा। ठीक है, एक सिंह वाला गेंडा। यह जो है असम में है। असम में है। असम में एक और है मानस वन जीव अभयारण्य भी असम में ही है, याद रखेंगे। क्लियर हो चुका है आपका प्रश्न? चलिए आ गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को जो है वह विश्व के बड़े बड़े पुराने जो है विश्व विरासत, जो भी आपको जो है एंटिक चीज सब है उसको संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? उसको संरक्षण प्रदान करता है। और 16 नवंबर 1945 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। क्या है? पेरिस शहर में है। सुनते होंगे ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यही है वो यूनेस्को जो बड़े बड़े एंटिक चीजों को जो है संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं, फिर देख ले यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न है इसमें कि जब पानी बर्फ हो जाता है तो वापस पानी बनने के लिए कितना डिग्री गलनांक चाहिए? देखिए जब 0 डिग्री हो जाएगा तब तो बर्फ हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बर्फ क्या होगा? गलते चला जाएगा। ठीक है, वो पिघल के पानी बन जाएगा। 37 का क्या कहता है? FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल या फाइल आवंटन तालिका। फाइल आवंटन तालिका। फाइल आवंटन तालिका। क्लियर हो चुका है? चलिए अगला प्रश्न है 38 का कि ग्रहण मतलब ग्रहण जो लगता है किस प्रकाशीय घटना के कारण लगता है? ग्रहण जो है वो किस प्रकाशीय घटना के कारण लगता है? ग्रहण जो है किस प्रकाशीय घटना के कारण लगता है?
तो वो लगता है आपको सरल रेखा प्रकार, सरल रेखा प्रगमन के कारण। ठीक है, सरल रेखा प्रगमन के कारण। ये नया प्रश्न था, नया प्रश्न। ठीक है, नया प्रश्न था। क्लियर है? आगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछ रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं नील नदी है, और इसके बारे में डिटेल ऊपर में बताया जा चुका है कि विक्टोरिया झील से निकलती है, 6650 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, ये सभी हम बता चुके हैं। 47 नंबर प्रश्न है, सॉरी 41 नंबर, कि कथकली कहां का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली कहां का हो जाएगा? कथकली हो जाएगा केरल का। कहां का हो जाएगा? केरल का। नृत्य से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का होगा? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। एक और चीज आता है, कथक कहां का लोक नृत्य है? कथक, तो कथक जो है वो उत्तर भारत का होगा। कहां का? उत्तर भारत का। कथक जो है वो कहां का हो जाएगा? उत्तर भारत का लोक नृत्य। ठीक है, चलिए अगला। बयालीस क्या कहता है? 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में की गई अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, और यह दिया जाता है श्रेष्ठ खिलाड़ियों को। किसको दिया जाता है? श्रेष्ठ खिलाड़ियों को। और सबसे पहले पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार किस महिला को मिला था? डोला बनर्जी। क्या होगा? डोला बनर्जी को मिला था। किसको मिला था? डोला बनर्जी को मिला था। और बात किया जाए कि सबसे पहले किस पुरुष को मिला था? किस पुरुष को मिला था? तो मिला था कृष्णा दास को। किसको? कृष्णा दास को। इस अवार्ड में जो है 15 लाख रुपया, एक प्रमाण पत्र और अर्जुन के कांस्य की प्रतिमा भी मिलती है। क्या मिलती है? प्रतिमा भी मिलती है। क्लियर हो चुका है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कहता है कि मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस होता है, जिसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, आभासी और उल्टा। वास्तविक, आभासी और उल्टा। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। क्लियर हो चुका है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को जो है, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होता है, और जब हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या निकलता है? विद्युत निकलता है। विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। यही डायनेमो पूछता, डायनेमो, तो वह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत, ठीक है, डायनेमो विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र था हाफ mv²। अगर ये वेग की बात करें, किसी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, यहां मान लो 2 डालते, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। क्लियर है। आगे 47 का कहता है कि सबसे हल्का गैस कौन सा होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है। तो सबसे हल्का गैस जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। जो लोग हीलियम मार के आए होंगे एक बार जान लीजिए कि आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। सबसे हल्का गैस जो है वो हाइड्रोजन होता है। पहले हीलियम था लेकिन अब नहीं रहा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। क्लियर है। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बिल्कुल नया था लेकिन यह नोट्स वगैरह में दिया हुआ है कि लाख किससे प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए फसलों में जब कीट लग जाती है ना, फसलों में तो लाख प्राप्त होता है। ठीक है, फसलों में ऑप्शन से बन जाता आराम से, फसलों में जब कीट लग जाएगी तो लाख प्राप्त होता है। ठीक है, आगे संगमरमर किसका बना होता है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी था कि संगमरमर किसका बना होता है। तो देखिए संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का बना होता है। किसका, चूना पत्थर का बना होता है। और जिसका सूत्र होता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और यह चूना पत्थर का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। 51 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हल्का तत्व या गैस पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस या तत्व जो है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और आवर्त सारणी में इसका पहला स्थान होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है। तो यह एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। इसको कवक या फफूंदी दोनों कहते हैं और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। क्लियर है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 54 नंबर, कौन सी प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हो जाएगा क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी इसको कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का उत्तर
अब बताइए कि एक भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इससे अगर आएगा तो आपका नहीं बनेगा? ऐसा है? नहीं है। अब जो है अक्रिय गैस से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? गाय के दूध में देखिए विटामिन जो होता है ए बी सी डी ई के B12, ये सभी विटामिन नॉर्मल आर्मी में पढ़ते हैं। तो देखिए बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ई नहीं होगा, के नहीं होगा और B12 नहीं होगा। जो होगा मैं उसकी बात करता हूं, तो वो हो जाएगा ए और डी। ये दोनों जो है गाय के दूध में होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि गाय का दूध सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। तो केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन के कारण। और पीला का बात करें, पीला का बात करें तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। क्लियर है? गाय का दूध सफेद कैसीन के कारण और पीला कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है? गाय का दूध, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। क्या होता है? बोस इंडिकस होता है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम भी आजकल पूछ रहा है। आगे, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महादेश। ठीक है? सबसे छोटा महादेश है। क्या है सबसे छोटा महादेश? राजधानी की अगर बात करें इसकी, कैनबरा। कहां राजधानी इसकी? कैनबरा। और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलियन में सबसे अधिक कंगारू पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक क्या? कंगारू पाया जाता है। क्लियर? आगे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी होना चाहिए यहां पे, सहायक। मिस हो गया टाइप करने में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर बात करें तो हो जाएगा आपको यमुना। ठीक है? जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, जो कि आपको उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और दिल्ली होते हुए इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में आकर के प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है? मिल जाती है। दिल्ली, मथुरा, ये सब यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। किसकी नदी के? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और यमुना का अन्य नाम कालिंदी भी है। क्या है? कालिंदी भी है। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। वो भी किसकी? गंगा की। किसकी? गंगा की। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। क्लियर? आगे चलिए, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया? तो क्या होगा? हो जाएगा इसका नई दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का डिजाइनर जो है वो एडविन लुटियन। और कोलकाता का पूछता अगर जॉब चॉर्नॉक।
ठीक है। और अगर चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का बात करें, अगर रॉक गार्डन, तो नेकचंद क्या होता? नेकचंद। क्लियर है? चलिए अगला 60 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार का और सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। वस्तु के आकार का और सीधा होता है। क्लियर है? चलिए 61 नंबर प्रश्न है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सभी प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? तो विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर। ठीक है, क्या होगा? विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर। अगला है ज्वालामुखी में कौन सी गैस निकलती है? देखिए ऑप्शन जो था इसका, उसके हिसाब से इसका उत्तर जो होना चाहिए था जल वाष्प। वाष्प, ठीक है, क्या होना चाहिए था? जल वाष्प होना चाहिए था इसका। ठीक है, एक चीज और देखेंगे इसके बारे में कि विश्व की सबसे बड़ी अगर ज्वालामुखी का बात करें सक्रिय, तो क्या हो जाएगा? कैटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? कैटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5897 मीटर ऊंचा है। यह 5897 मीटर ऊंचा है। नाम है कैटोपैक्सी, इक्वाडोर में है, 5897 मीटर ऊंचा है। विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है? तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि अभी जो है जीके के लगातार प्रश्न चल रहे हैं। जितने भी प्रश्न इस बार 16 अक्टूबर को आर्मी के एग्जाम में आए हैं, हम सभी प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे जो प्रश्न आने वाला है उसकी। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आप। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो देखिए ताशकंद समझौता जो है, ये अगर बात करें तो इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था, देखिए यह 10 जनवरी 1965 सोवियत संघ, वर्तमान का उज्बेकिस्तान के में ताशकंद नामक जगह पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच शुरू हुआ और 11 जनवरी 1966 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किन डेट को हुआ? तो 11 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुआ। उसका शुरुआत कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को हुआ। वर्ष अगर पूछे तो सीधा 1966 होगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो अयूब खान। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है शरीर में चिकनापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जिसमें वसा या फैट
बढ़ जाता है, मतलब वसा या फैट के कारण, जो दोनों एक ही चीज है, वसा के कारण शरीर में चिकनापन आता है। ठीक है, अब कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो होगा शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। अगर नर की बात करें तो 2.1 से 2.8 मीटर तक इसका ऊंचाई होता है, और मादा की बात करें तो 1.7 से 2 मीटर तक इसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। और वजन की बात करें तो 63 से 140 केजी तक होता है। और विश्व में सबसे बड़ा कोशिका भी जो है शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर। घेघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? घेघा बोलिए, ग्वाइटर बोलिए, या गलगंड बोलिए, ये सब जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। क्लियर? अड़सठ नंबर प्रश्न है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस के बारे में बात करें तो 14 नवंबर को पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 को। और इन्हीं के जन्मदिन पर इनको चाचा जी भी कहते हैं, और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है बाल दिवस मनाना शुरू किया गया। ठीक है, 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को। क्लियर? चलिए 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने किया था? तो ये तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन से बनेगा। अगर बात करें तो 1498 में पुर्तगाली आया था। ठीक है, तो इसने व्यापार शुरू किया था सबसे पहले, या यूरोपीय भी कह सकते हैं क्योंकि यह एक यूरोपीय था। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको ऑप्शन से बनने वाला है, लेकिन हम बता दें 1498 में वास्को डी गामा आया था, उसने सबसे पहले व्यापार शुरू किया था। ठीक है, कहते हैं 70 नंबर, वायुसेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो वायुसेना प्रमुख को जो है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल क्या कहा जाता है? क्लियर? एयर चीफ मार्शल। कौन है अभी? वीएस चौधरी। ठीक है, कहता है टोडरमल कौन था? टोडरमल कौन था? तो देखिए टोडरमल जो है वो अकबर का वित्तीय मंत्री था। कौन मंत्री था? अकबर का वित्तीय मंत्री। कौन मंत्री? वित्तीय मंत्री कह सकते हैं, या राजस्व मंत्री। अकबर का नवरत्न था, नवरत्न भी था। क्लियर हो गया? टोडरमल जो है वित्तीय मंत्री था अकबर का, राजस्व मंत्री, नवरत्न, तीनों हो जाएगा। 72 का कहता है भारत की वित्तीय राजधानी कहां है? ऐसे राजधानी तो नई दिल्ली है। क्या है? और वित्तीय राजधानी की बात करें, पैसा का राजधानी, तो मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं मुंबई को। क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर। चलिए किलोवाट घंटा, इसको किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। किलो वाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्लियर है?
चलिए 74 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को कितने दिनों तक रोक सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कितने दिनों तक रोक सकता है, तो रोक सकता है 14 दिनों तक। कितना दिन तक? 14 दिनों तक राष्ट्रपति अध्यादेश को रोक सकता है। क्लियर हो गया। कहता है 75 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब किया गया। तो बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। गवर्नर जो था करजन था। कौन था? करजन। कौन था? करजन। बंग भंग आंदोलन भी इसी समय शुरू। बंग भंग आंदोलन भी इसी समय शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय शुरू हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। और अब आ गया भूटान की मुद्रा क्या है। तो सबसे पहले भूटान की राजधानी देखिए थिम्पू, और मुद्रा न्यू ग्लूट्रम। न्यू ग्लूट्रम मुद्रा क्या है? न्यू ग्लूट्रम। क्लियर है? भूटान, थिम्पू, मुद्रा न्यू ग्लूट्रम। चलिए, कहता है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो भूमध्य सागर। सागर। और अगर अफ्रीका होगा तो जिब्राल्टर अलग करता है। ये एक नया क्वेश्चन था, हम लोग पढ़ते थे क्या कि इससे पहले ये इस तरह के प्रश्न बहुत कम ही पढ़े थे। ठीक है, अठहत्तर नंबर है जीएस का प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो लगभग नहीं, एक्यूरेट 500 सेकेंड और 8.2 मिनट, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हो गया ना, 8 6 48 480 और 20 500 सेकेंड हो गए। 79 नंबर प्रश्न है, यह भी एक बिल्कुल अलग प्रश्न ही था, लेकिन हमारे सेट में दिया हुआ था ये कि समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी कहलाती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है। समुद्र तल से मापी लंबवत दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है ऊंचाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्लियर। चलिए, अब कहता है 80 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे भाई? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसका प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके कैबिनेट में सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे वो थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम क्या बने थे? श्रम मंत्री बने थे। श्रम मंत्री बने थे। क्लियर। कहता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैंने अभी बताया आपको कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कहता है सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी को क्या कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी है उसको क्या कहते हैं? तो विषाणु। विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे, फिजिक्स का है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी चाहिए। तो उस व्यक्ति के ऊंचाई का आधा कितना होना चाहिए? उस व्यक्ति के
ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना? आधा। क्लियर? अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इससे पहले जो है मैं बता चुका हूं आपको, तो आप उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये बिल्कुल नया प्रश्न था। नया प्रश्न, किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक RSS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया? किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक RSS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया? अब इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने सिलेबस से बाहर का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी इस एक क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हम जो अब लगातार जो है करंट अफेयर, मिसाइल, यान, अब ये अंतरिक्ष प्रोग्राम के वगैरह में पढ़ने लगे। एक दो क्वेश्चन के लिए हम अपनी तैयारी को किसी और दिशा में नहीं ले जा सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा इसका क्या? चीन ने ऐसा किया था। यह सब काम चीन कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। कहता है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है आपको खेती के क्षेत्र से, क्योंकि ऑप्शन में खेती ही था। खेती क्यों होगा? क्योंकि गेहूं के पैदावार में वृद्धि हुई। अब गेहूं क्या एक फसल है, और फसल जो है खेत से निकलता है, तो खेती होगा। और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1966-67 में यह क्रांति आई थी भारत में, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में बात करें, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो भारत में जो 1966 में गेहूं के क्षेत्र में जो है मतलब गजब की क्रांति आई। गेहूं जितना होता तो उसे 4-5 गुना ज्यादा होने लगा। ठीक है, पैदावार बढ़ गई। चलिए, 87 का है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का आधारभूत नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संविधान का आधारभूत नहीं है? तो संसदीय सरकार है, संघीय सरकार है, स्वतंत्र सरकार है, लेकिन राष्ट्रपति का शासन जो है, ये ऑप्शन सी, ये आधारभूत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी अलग क्वेश्चन था। चलिए, बर्फ पर दबाव पड़ने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दबाव पड़ने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्लियर है? घट जाता है। आगे, ध्वनि की गति सर्वाधिक कहां होती है? 89 नंबर प्रश्न है। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होगी वो होगी आपको इस्पात में, स्टील में, ठोस में। ठीक है, और प्रकाश की गति की बात करें अगर, तो निर्वात में, इसमें निर्वात में होती है। ठीक है, चलिए, कहता है ईरान ने कुवैत पर हमला किस वर्ष किया था? तो ईरान का सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला किया था, जिसको खाड़ी देशों का युद्ध भी, गल्फ कंट्रीज युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, गल्फ, बीच में अमेरिका के आने के बाद जो है संधि हो गया, लेकिन जब यह लौट रहा था ईरान, उस समय भी कुवैत के 700 से अधिक तेल कारखानों को नष्ट करते हुए लौटा। तो ईरान और कुवैत के युद्ध को जो है वो खाड़ी देशों का युद्ध भी कहा जाता है और गल्फ कंट्रीज युद्ध भी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा 1990। 1990। क्लियर है? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है वो कृत्रिम हृदय से है। कृत्रिम हृदय से है। क्लियर? कहता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक में विद्यमान डैश संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक में विद्यमान डैश संख्या के बराबर होता है, तो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। क्लियर है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। चलिए, अगला प्रश्न है 93 नंबर।
कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए ये वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है ये जो देख लेते हैं, ये 78% क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद 21% जो है, ये 21%, 21% ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो बच गया उसमें अन्य सभी गैस और धूलकण। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर 78। कितना आसान तरीका से आप समझ गए। आगे कि दूध से क्रीम को अलग होना, दूध से क्रीम का अलग होना किस विधि के, तो किस बल के कारण होता है, तो अपकेंद्रण। इसमें भी वही होगा जो वॉशिंग मशीन में काम करता है, सेम दोनों का हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है। जितने भी एआरओ में क्वेश्चन आपके आए थे, हमने सभी लगभग जहां तक हुआ हम कलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। इसके पीडीएफ जो है आपको जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आप इसको जरूर लोड कर लीजिएगा और आगामी आने वाले एग्जामों के लिए आपको जो है फ्री में कोर्स करवाया जाएगा, कहीं से कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। ठीक है। तो 95 प्रश्न हमने आपके करवाया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैथ के प्रश्न लेकर के अमरजीत सर आएंगे। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत झा और आपका अपने YouTube चैनल जुनून एकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और जो 16 अक्टूबर को आर्मी के एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन बच्चों के द्वारा फोन किया गया और हमें बताया गया है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो मैंने पहले भी बताया है या कोई सर बताया है या पहले जो बताया गया क्वेश्चन वो भी होगा और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होगा। तो लगभग क्वेश्चन इसमें सारे क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कम से कम चित आने की संभावना है। यानी कि कम से कम चित आने की संभावना, ये प्रायिकता की क्वेश्चन है और ये आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, यदि आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे नर्सिंग स्टूडेंट के हैं, बस आप 2-3 दिन और इंतजार कीजिए। आपके लिए भी पूरा वीडियो के माध्यम से और वो भी बिल्कुल फ्री क्लासेज आपके यूट्यूब पे और जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन है ये कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम चित आने की संभावना है। चित आने की संभावना है। देखिए, जब हम सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब करा चित आने की संभावना, तो 2 बार है ये, तो 2 और टोटल 1 2 3 4, तो 4 से इसको भाग दे देना है तो कट जाएगा, यानी कि 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रायिकता की क्वेश्चन थी और आपको जल्दी में एक वीडियो लाके दूंगा जिसमें आपको पूरे प्रायिकता की क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या पूछा जा चुका है, वो सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो के अंदर होंगे। और जल्दी आपका मैथ का पूरा, जैसे मैंने 2-3 चैप्टर डाला है और बाकी चैप्टर आपके रुके हुए हैं, उसको भी जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन था अगला, XYZ बराबर 128, तो ZYW बराबर 492। तो पूछ रहा था X/W क्या होगा।
ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड बराबर 123 है और वाई जेड डब्ल्यू बराबर 492 है, तो एक्स बट्टा डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों कट जाएगा, ये वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, बच जाएगा एक्स बट्टे डब्ल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा ये 123 और बच्चे 492, यानी कि कट जाएगा तो 1/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये कैसा था, ये पहले लिखा था, ये पहले लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक, चार और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होगा, एक ये क्वेश्चन था आपका कि 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है रूट अंडर ए इंटू बी, तो बराबर हो जाएगा रूट 4 गुने 16 बराबर हो जाएगा रूट 64 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन था कि 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो रूट ए बी, तो 4 गुने 16 तो 16 का 64, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। और अगर इसमें तृतीयानुपाती पूछा जाए कि तृतीयानुपाती बराबर क्या होगा, तो वो बी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा। तृतीयानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट में कितना सेकंड होता है, कितना सेकेंड होता है। एक ये क्वेश्चन था बच्चों आपका कि 3 घंटे 45 मिनट में कितना सेकेंड होता है। और खास के ध्यान रखिए, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आपका इस बार सिलेक्शन हो गया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट बच जाएंगे उनका अब रिटन एग्जाम पहले होगा और फिजिकल बाद में होगा। आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आप फिजिकल का तैयारी करने के लिए जाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनना है और बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि पढ़ाई आपको अब जारी ही रखना पड़ेगा। अगर आपका पढ़ाई ठीक रहेगा तब जाकर आप रिटन एग्जाम पास करोगे और फिर जाके आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होगे। तो क्वेश्चन था कि 3 घंटे 45 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 3 घंटे, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 6 का 18 1, 3 तिया 9 1 10, 6 का 18 1, 3 तिया 9 1 10 इतना हो जाएगा। और 45, तो 45 को 60 से गुना कर देंगे, 0 से हो जाएगा 0 0, 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 2700 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे, 0 0 8 7 15, 1 2 1 3 और 1 ये हो जाएगा, यानी कि 13,500। फिर से देखिए 0 0 0 8 7 15, 1 2 1 3 और 1, 13,500 सेकेंड, यानी कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो 3 घंटा में कितना सेकेंड होगा, तो उसको 3 से गुना कर दिए तो हमारा ये निकल के आ गया 1000, 10,800 और इधर 45 मिनट में 60 से गुना कर दिए तो निकल गया 2700 निकल गया। अगला क्वेश्चन था आपका जो पूछा हो गया क्वेश्चन है क्वेश्चन है 243 के पावर 3 गुने 183 के पावर 3 गुने 73 के पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा।
इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो देखिए अगर 3 दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 3 के जगह पर अगर 2000 दे देता, 800 दे देता, 300 दे देता, 200 दे देता या कुछ भी देता तो क्या करते। तो सबसे पहले उसमें 4 से भाग दिया जाता है, पावर में 4 से भाग देना है और जो शेष बचेगा वही उसके पावर में हो जाएगा। और यदि 4 से पूरे पूरे कट गया तो उसके पावर में 4 हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ यहां पर मानिए कि 2 के पावर 200 और इसका इकाई पूछा जा रहा, तो 200 कितना 4 से कट जाएगा, इसके 2 के पावर 4 हो जाएगा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इसका इकाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर 3 है, सबके 3 3 ही है, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 27, फिर 3 तो 7 21, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 तो 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 3 9 27, फिर 3 7 21, फिर 3 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख लीजिए 3 3 9 9 27, 7 आ जाएगा, 7 21, 1 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, और 3 3 9 9 27, और 27 तिया 7 21, 1 आ जाएगा, 1 तिया 3, इसका इकाई क्या हो जाएगा, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि 3/30 को प्रतिशत में बदले। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10%। 3/30 को 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10%। एक क्वेश्चन था आपका कि 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7 बराबर क्या होगा। तो सभी का भिन्न का जोड़ है, तो सभी का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 7 बराबर हो जाएगा 7/7, यानी कि काट के क्या हो जाएगा 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। और देखते क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था आपका कि कोई धन 5 वर्ष में साधारण वर्ष की दर से 2 गुना हो जाता है। कोई धन कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना होता है, तो दर ज्ञात करना है। इसमें कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, ये नहीं होगा 2 गुना होता है। तो क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1/5 और गुने 100 हो जाएगा। जितना गुना हो जाता है उसमें से 1 कम करके, और नीचे वर्ष है तो वर्ष डाल देना है, और दर रहेगा तो दर डाल देना है, और गुने 100 कर देना है। 1/5 और गुने 100, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20% इज राइट आंसर हो जाएगा। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसका दर प्रतिशत क्या होगा, तो दर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि 1296
1296 का वर्गमूल क्या होगा? 1296 का वर्गमूल क्या होगा? ये क्वेश्चन जो भी आपको बताया जा रहा है वो उन बच्चों के द्वारा जो एग्जाम में बैठे हैं और उनके द्वारा फोन करके हमें बताया गया है कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन इसमें डिजिट अलग है क्योंकि बता रहे थे कि सर वर्गमूल से ऐसा ऐसा था, तो इसलिए हमने डाल दिया कि 1296 का वर्गमूल क्या होगा। एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन टाइप वही हो सकता है। जो बच्चे आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 13 नवंबर को होना है या 15 जनवरी को होना है, वो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए ताकि आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिरकार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है अग्निवीर का। तो दोस्तों, जो पहले आपका पैटर्न और जो एग्जाम होता था सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम हो रहा, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे अफवाह हो रहा था कि इस बार रीजनिंग नहीं आएगा तो साइंस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि आपका भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। आपने देखा जब एग्जाम हुआ आपका, जिस बच्चे का एग्जाम हुआ है, 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया है। जिस तरह से हम आपके लिए पर डे मॉडल सेट लेकर के आते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी हमारे पास जानकारी आएगा, जो संभवतः होगा, हम आपको सटीक जानकारी बिल्कुल देंगे। एकदम किसी प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब 1 अप्रैल 2023 से भर्तियां नहीं स्टार्ट होगी तो फिर क्या बदलाव होते हैं इस भर्ती के अंदर, वो अब देखने की बात होगी कि क्या क्या बदलाव किया जाता है। लेकिन अब भी जो जिन बच्चों का दौर हुआ है और जिन बच्चों का 13 या 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, 13 नवंबर या 15 जनवरी को, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख मिलेगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है कि 1296 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसका वर्गमूल निकालना, तो 6 किसका है का अंक हो सकता है, 4 का या तो 6 का, और उसके बाद 2 अंक साइड कर देना है। तो जस्ट 12 के नीचे कौन सा संख्या होता है जब पूर्ण वर्ग होता है, तो हो जाएगा आपका 3। 9 होता है जिसका वर्गमूल 3 होता है, या तो 34 होगा या तो 36 होगा। इसके ऊपर होता है 16 और इसके नजदीक किसके 3, इधर 4 है, इसके नजदीक यानी कि छोटा वाला आंसर हो जाएगा 34, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्गमूल निकालने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर जो है वो आपका 14 है। तो बताना है कि इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका 14 है, अंतर 14 है। आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए एक चीज समझिए यहां पे कि जब दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं का अंतर, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। इसमें 3-4 टाइप है और सारे टाइप आपको भी हम बता दे रहे कि कौन कौन टाइप पूछा जा सकता है। तो जब दो संख्या का योग 46 है और उसका अंतर 14 है, ना बड़ी संख्या निकालना, तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 10 60 और बट्टे 2 यानी कि काट देंगे तो हो जाएगा 30, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और छोटी संख्या पूछा जाएगा तो छोटा संख्या दोनों को घटा के और 2 से भाग दे देना है, ये हो जाएगा 32 और 2 यानी कि 16 हो जाएगा छोटी संख्या, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है जो बच्चे परेशान होते हैं, जिसमें बच्चे फंसते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं कि दिया रहेगा कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 24 है और उन संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा। गुणनफल आप मान लो कि 108 या कुछ भी मान लो वो है, चाहे जो भी मान लो, इसका जो है अंतर 24 है और गुणनफल कितना है 108 है। तो दो उन संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। ये प्रकार की जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं कि सर अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें।
क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया वो तो बिल्कुल आसान है। जब उसमें बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, और जब छोटी संख्या पूछा जाएगा तो दोनों को आपस में घटाकर 2 से भाग दे देना है। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा कि दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका गुणनफल 108 है, तो उनका योग क्या होगा। इसका एक सीधा साधा सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 108, तो बाद 24 का होता है 576, 4 है 4 है, माइनस 8 चौक 32, 2 3 को गुना करेंगे 0 से 3 और 4 रकम 4, 432। इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और 4 आ जाएगा, और फिर ये भी आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 144। अब इधर से ये 1 प्लस बी का होल स्क्वायर था, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा।